जिस भारत के कश्मीर में आजादी के नारे लगते थे, अब वो नारे ऐसे इलाके में लगाए जा रहे हैं जहां से इन नारे लगाने वालों को बुलाया जाता था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पीओके भी कहा जाता है, वहां सैकड़ों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीओके में बढ़ते विरोध प्रदर्शन ने पाकिस्तान की नई नवेली सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। इस प्रोटेस्ट में एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स इंजर्ड हो चुके हैं। पूरे पीओके में आजादी की आग भड़क गई है और अब नौबत यहां तक आ गई है कि अब इन्हें भारत के साथ जुड़ना सही लग रहा है। बच्चों से लेके बूढ़े सब सड़कों पर निकल चुके हैं और ये मंजर देखकर पाकिस्तान गवर्नमेंट इतना घबरा गई है कि अब यहाँ पर उनको पाकिस्तानी रेंजर्स की फौज भेजनी पड़ी। पर ऐसा क्या हुआ कि जहां भारत के टुकड़े के नारे लगते थे, अब वो भारत में मिलने की बात कर रहे हैं। क्या है इस प्रोटेस्ट के पीछे का राज? क्या भारत का इसमें कुछ हाथ है? चलिए समझते हैं यहाँ के लोगों के आजादी की मांग क्या है। कश्मीर की कहानी देखिए 1839 में शुरू होती है, जब महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हो जाता है और उत्तर पश्चिम भारत में सिखों का साम्राज्य सिमटता हुआ नजर आने लगता है। 1845 में पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ और ये लड़ाई अंग्रेजों ने जीत ली। इसके साथ ही लाहौर ट्रीटी पे साइन किए गए और कश्मीर अब अंग्रेजों के हवाले हो चुका था। लेकिन इतने कपकपाती ठंडे वाले इस इलाके में अंग्रेज अपना टाइम और पैसा नहीं खपाना चाहते थे। यहाँ अंग्रेजों ने अपना दिमाग लगाया और 75 लाख रुपए लेकर कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया महाराजा गुलाब सिंह के हवाले कर दिया। मगर अंग्रेज इतनी खूबसूरत और साथ ही रिसोर्सेज से भरी जगह को कैसे छोड़ते। इसके बाद भी उन्होंने अपने पॉलिटिकल एजेंट्स की मदद से यहाँ अपना दबदबा कायम रखा। फिर आता है साल 1947, जब भारत को आजादी मिली और इस आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान देशों का जन्म हुआ। उस टाइम भारत इंडिपेंडेंट राजाओं द्वारा बनाई गई रियासतों में बसा हुआ एक देश था, इसलिए माउंटबेटन ने इन रियासतों को उनके मनपसंद देश चुनने की बात रखी थी। अब ये पूरी तरह रियासतों पर डिपेंड करता था कि वो चाहें तो भारत में मिल जाएं या फिर चाहें तो पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन उन्हें इसके लिए 15 अगस्त 1947 से पहले मंजूरी देनी थी। बस फिर क्या था, वही हुआ जो होना था। ज्यादातर रियासतों ने भारत को चुना, लेकिन यहाँ 3 ऐसी रियासतें थी साहब जिनके अपने कुछ अलग ही प्लान्स थे, क्योंकि ना वो भारत में मिलना चाहते थे ना ही पाकिस्तान में। और ये रियासतें थी कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। उस वक्त हालात कुछ अच्छे नहीं थे और इस बात को तब मान लिया गया, मगर सरदार पटेल की वजह से इनमें से 2 रियासतें भारत के पक्ष में आ गई थी। पर उस वक्त के जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इंडिपेंडेंट रहने का ही फैसला लिया और उन्होंने ना तो पाकिस्तान ना तो भारत के साथ मिलने का डिसीजन लिया। भारत ने भी इन्हें साफ कह दिया था कि भाई भारत भी इनकी कोई मदद नहीं करेगा अगर कुछ प्रॉब्लम उन्हें आती है। अब इस वक्त हमारे बहुत ही समझदार पड़ोसी देश पाकिस्तान ने एक हरकत कर डाली। दरअसल उन्होंने जब देखा कि भाई राजा हरि सिंह अब अकेले हैं और उन्हें भारत का सपोर्ट भी नहीं है, तभी पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया और धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना और वहाँ के कुछ मुस्लिम कबीले जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ने लगे। ये गुलमार्ग और सोनमार्ग होते हुए श्रीनगर तक आ पहुंचे थे। महाराज हरि सिंह के इस सिचुएशन को देख के पसीने छूटने लगे और तभी के तभी भारत से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने अपने दीवान को तुरंत दिल्ली भेजा। उनका दीवान दिल्ली पहुंचकर नेहरू जी से मिला, जहां वल्लभ भाई पटेल भी मौजूद थे। जिसके बाद दीवान ने भारत के साथ मिलने का राजा का प्रस्ताव उनके सामने रखा। लेकिन नेहरू जी इस बात पर उनको माउंटबेटन की बात याद दिलाते हुए बोले कि अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 15 अगस्त तक ही पॉसिबल था। लेकिन उनकी इस बात पर वल्लभ भाई पटेल ने हामी भरी और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। जिसके बाद नेहरू जी डिफेंस के थ्रू हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और भारतीय सेना को वहां तुरंत डिप्लॉय करते हैं। भारतीय सेना पाकिस्तानी कबीले और सेना को खदेड़ते हुए पीछे तक ले गई, लेकिन इसके बाद सेना को नेहरू जी के आदेश पर रोक दिया गया और इस बीच पाकिस्तानियों ने एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। जिसके बाद हुआ ये कि ये मुद्दा यूएन में गया, जहां उसने ये डिसीजन दिया कि जो जहां है वहीं रुक जाए। जिसके बाद जो सेना जहां थी वो वहां रुक गई। यानी अगर आप मैप पर ये लाइन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसका लेफ्ट हिस्सा पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन चुका है और इसके साथ ही उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया भी अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद ये पूरा इलाका पाकिस्तान के कब्जे में आ गया था और फिर वो भारत में भी अपने टेररिस्ट और भारत के कश्मीर में भी आजादी के बाद से कई दंगे करवाता रहा। यहाँ वो आजाद कश्मीर और भारत को कश्मीर से अलग करने के लिए बहुत प्रयास करता था।
पर ये सब बदल गया जब भारत ने आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाए और अब हालत ये है कि ये आजाद कश्मीर के नारे जो यहाँ लगाए जाते थे वो अब उनके कब्जे के पीओके में लगाए जा रहे हैं। भारत तो आज भी पीओके को अपना हिस्सा मानता है, मगर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पीओके उसका हिस्सा नहीं है। वो एक आजाद कंट्री उसे बुलाता है और जिसको वो सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत इसको कब्जा करना चाहता है। इस आजाद कश्मीर का अपना ही एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ की सरकार भी अलग है। इनका अपना ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी है और साथ ही इसके खुद का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है। इसके बावजूद भी यहाँ के ज्यादातर फैसले पाकिस्तानी फौज लेती है। इसके साथ ही यहाँ की असेंबली में खड़े लोगों को पाकिस्तान के प्रति वफादारी की कस्में खानी पड़ती हैं। पीओके पर पाकिस्तान सरकार इनडायरेक्ट कंट्रोल रखती है कश्मीर काउंसिल के जरिए। इस काउंसिल में 14 मेंबर्स हैं जिनकी नियुक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। 14 में से 6 को पाकिस्तान की सरकार खुद चुनती है और बाकी के 8 पीओके के असेंबली से आते हैं। मगर अब यहाँ वो हालात नहीं जो पहले हुआ करते थे। अब जिस कश्मीर को पाकिस्तान आजाद करवाना चाहता था वो खुद इनसे आजाद होने की मांग कर रहा है और भारत में जाने की मांग कर रहा है। यहाँ के लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है और भीड़ अब बेकाबू हो चुकी है। 10 मई को यहाँ की द अवामी एक्शन कमेटी AAC ने महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तेजी से कार्रवाई की। पूरे इलाके में शटर डाउन हो गए और हड़तालें शुरू हो गई, जिसके साथ पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मुजफ्फराबाद, सहनसा, मीरपुर, रावलकोट, खुराटा, तातापानी और हटियन बाला सहित कई जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गए। जवाब में पीओके सरकार ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑफिसेज को तभी बंद करवा दिया और साथ ही धारा 144 लागू कर दी। यहाँ रह रहे लोग बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हो चुके हैं और बिजली और खाने की चीजें भी नहीं खरीद पा रहे। इनका कहना है कि भाई सरकार इनको कंसेशन दे और साथ ही इनकी इकोनॉमिक हालत का भी कुछ करे। खाली यही वजह नहीं है जिसकी वजह से वैसे ये गुस्से का गुब्बार यहाँ फूटा है। हर बार पॉलिटिकल पावर द्वारा दबाए जाने से लोग काफी परेशान हो चुके हैं। यहाँ के चुनावों में अक्सर धांधली होती है। कोई किसी बात पर सहमत नहीं होता है तो उसकी बातों को भी हिंसा से दबाया जाता है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को फोर्सफुली गिरफ्तार या गायब कर दिया जाता है। इसके साथ ही पीओके एरिया को सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में भी नेग्लिजेंस का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि बेसिक एमिनिटीज जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फैसिलिटीज यहाँ ना के बराबर है, जिससे यहाँ गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ज्यादातर इकोनॉमिक पॉलिसीज इस्लामाबाद के फेवर में ही होती हैं और इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत कम निवेश किया जाता है। इस आर्थिक परेशानियों की वजह से पीओके के लोगों की शिकायतें और बढ़ती जा रही हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच पर गंभीर रूप से यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया गया। पाकिस्तानी सरकार की आलोचना करने का साहस करने का पत्रकारों पर, कार्यकर्ताओं और इंटेलेक्चुअल्स को उत्पीड़न, धमकी और हिंसा का सामना करना पड़ता है। मीडिया आउटलेट्स की बात करें तो इन पर सेंसरशिप लगाई जाती है और दूसरे के व्यू पॉइंट को यहाँ दिखाया ही नहीं जाता। इसके साथ ही पीओके में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन बड़े पैमाने पर और गंभीर है। मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, टॉर्चर और फोर्सफुली गायब कर देना आम बात है। फोर्सेस यहाँ पर बेरहमी के साथ काम करती हैं और किसी भी असहमति जताने वालों को खासकर निशाना बनाते हैं और डराने धमकाने की संस्कृति को कायम रखते हैं। पाकिस्तान ने आजादी के बाद भारत के कश्मीर में भी काफी दफा आग लगाई, जिसकी सजा अब वो भुगत रहा है। पहले तो 1965 के कश्मीर को पाने के लिए उन्होंने भारत के साथ वॉर छेड़ दिया कि वो बुरी तरह हार गए। बॉर्डर का समाधान निकालने के लिए भारत और पाकिस्तान ने 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका मेन प्लान उनके नए रिलेशनशिप की शुरुआत करने का प्रयास था, जिसने लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, जो एक अस्थायी सैन्य नियंत्रण रेखा थी जिसने कश्मीर को 2 एरिया में बांट दिया था। 1989 में पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर को कमजोर करने के लिए वहां काफी सारे प्रोटेस्ट करवाए, जिसकी वजह से वहां भारत से आजादी के नारे लगवाए गए। इस वजह से वहां तनाव फिर से शुरू हो गया और दशकों तक सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत हुई। 1999 में LOC बनाए जाने के बावजूद पाकिस्तानी सैनिकों ने LOC पार कर ली, जिससे कारगिल युद्ध छिड़ गया। फिर यहाँ भी पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ा और इस बार तो कुछ उनके कब्जाए एरिया को भारत ने कैप्चर तक कर लिया था। कुछ सालों तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिले ऐसा, मगर हद तो तब हो गई जब 2016 में आर्म्ड मिलिटेंट्स ने LOC के पास उरी में एक भारतीय सेना के बेस पर हमला कर दिया, जो कि अब तक का भारतीय सशस्त्र बलों पर सबसे घातक हमला था। इसमें 18 भारतीय सैनिक मारे गए। भारतीय अधिकारियों ने हमले के पीछे ISI और जैश-ए-मोहम्मद पर आरोप लगाए
मगर यहाँ खाली आरोप ही नहीं बल्कि भारत ने कश्मीर में उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करवाई। इस पाकिस्तान की हरकत के बाद भारत भी चुप नहीं बैठा और 2016 से 2018 के बीच ताबड़तोड़ लड़ाई इनके बीच चलती है, जिसमें एलओसी के दोनों ओर दर्जनों लोग मारे गए और हजारों नागरिक डिस्प्लेस हो गए। 2017 में 3000 से अधिक सीमा पर हमले दर्ज किए गए, जबकि 2018 के पहले 6 महीने में लगभग 1000 हमले किए गए थे। आतंकवादियों ने अक्टूबर 2017 में श्रीनगर के पास एक इंडियन पैरामिलिट्री कैंप पे हमला किया और फरवरी 2018 में एक भारतीय सेना के खिलाफ हमला किया। इसके बाद जम्मू एरिया में एक बेस जिसमें 5 सैनिक और 1 नागरिक थे, उधर भी सैनिकों की मौत हो गई। इस दौरान स्वतंत्र कश्मीर की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन और भारत विरोधी प्रदर्शन यहाँ पाकिस्तान ने जारी कर दिए। 2017 में हमलों और झड़पों में नागरिकों, भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकवादियों सहित 300 से अधिक लोग मारे गए थे। कश्मीरी आतंकवादियों और प्रदर्शन दोनों को रोकने के लिए भारत ने मई 2018 में घोषणा की कि वो संघर्ष विराम का पालन करेगा। लगभग 2 दशकों में पहली बार रमजान के महीने के दौरान कश्मीर में शांति बनाई गई। भारत कितना भी अच्छा बन ले, मगर पाकिस्तान पीठ में छुरा जरूर घोंपेगा। इसने एक ऐसा अटैक किया जिसके बाद पूरा कश्मीर ही भारत सरकार ने बदल दिया। फरवरी 2019 में भारत के पुलवामा में भारतीय अर्धसैनिक बलों के एक काफिले पर इन्होंने हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 40 सैनिक तो मारे गए। अब भारत यहाँ कहाँ रुकने वाला था? उसने यहाँ पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हवाई हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी एरिया के अंदर आतंकवादी शेल्टर्स को निशाना बनाया गया और साथ ही मिलिटेंट्स पर हमले पे हमले किए गए। जिसके बाद यहाँ अगस्त 2019 में हजारों की संख्या में सैनिक और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई और भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस तभी के तभी हटा दिया। आज आर्टिकल 370 के हटाने के बाद कश्मीर में अब डेवलपमेंट हो रहा है और साथ ही यहाँ पर मिलिटेंट्स और आतंकवादियों का दबदबा काफी ज्यादा खत्म हो चुका है। अब सब उल्टा पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो चीजें हो रही हैं जो अक्सर वो यहाँ करवाई जाती थी। वैसे तो इन प्रोटेस्ट से घबराकर पाकिस्तान के पास पैसे ना होने के बावजूद वहाँ के लोगों को 23 बिलियन का अमाउंट अलोकेट किया गया है और जैसे तैसे मामला ठंडा करवाया जा रहा है। खैर, अब देखना होगा कि आखिर यहाँ के लोग सरकार के दिए गए लालच में आएंगे या ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। तो ये थी दोस्तों पीओके में आजादी की मांग की कहानी। अब आने वाला समय ही बताएगा कि पीओके पाकिस्तान पर कब तक कब्जा कर पाएगा। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।